मम्मी जी, ओ मम्मी जी दौड़िए, जल्दी दौड़िए, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तू भगवान को प्यारी होने जा रही है क्या? अरे मम्मी जी जरा देखिए बाहर, अभी तो मॉनसून का ट्रेलर भी ठीक से शुरू नहीं हुआ और हमारे घर का ये हॉल अभी से टपक रहा है। मेरे पीछे वाला जो कमरा है वहां तो लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल बन गया है। अलमारी के ऊपर जो मैंने अपनी शादी का कीमती कंबल और नया वाला ट्रॉली बैग संभाल कर रखा था, वो सारा का सारा भीगकर सत्यानाश हो गया है। अरे ओ रागिनी, तू क्या सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाए जा रही है? अपने कमरे का और अपने ट्रॉली बैग का रोना बाद में रोना, पहले यहाँ आकर मेरा ये पहाड़ जैसा दुख देख। मेरे पूरे 20 किलो आम का असली बनारसी अचार रखा था और जाने कहां से इस कमबख्त छत के बीच से पानी टपक गया। मेरा पूरा का पूरा अचार सीज गया है। मेरी तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। माँ जी, आपको इस वक्त भी सिर्फ अपने अचार की पड़ी है? अब जरा होश में आइए और ये बताइए कि ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तो असली वाली बारिश आने वाली है। जब रोज सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके पानी बरसेगा तो मैं घर के कपड़े कहाँ डालूंगी, कहाँ सूखेंगे वो कपड़े? पिछली बार की आफत भी आपको याद है ना? कपड़े सुखाने के चक्कर में पूरे घर के कमरों में, डाइनिंग हॉल में, यहाँ तक कि मंदिर के आगे भी रस्सियां बांध दी थी। लग रहा है हम किसी इज्जतदार घर में नहीं बल्कि किसी धोबी घाट के अंदर तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। बात तो तू एकदम 100% सच कह रही है। पिछली बार की बारिश का सोचकर तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे खुद के कमरे की जो दाईं तरफ वाली दीवार है उससे ऐसा पानी रीस रहा था जैसे वहां से कोई नया झरना फूट पड़ा हो। वही तो मैं कह रही हूँ माँ जी, पूरे घर में ऐसी सिलन हो गई थी कि दीवार की सारी पुट्टी और पैंट उखड़ उखड़ कर खाने की थाली में गिर रहा था। पूरे घर में कहीं भी ऐसी सूखी जगह नहीं मिल रही थी कि बंदा 2 कपड़े फैला दे या शांति से बैठ जाए। इधर पोछा लगाओ, उधर से पानी फिर हाजिर। अरे तुम दोनों सास बहू सुबह सुबह क्या रेडियो की तरह चालू हो गई हो। 2 बूंद पानी क्या गिरा जमीन पर, तुमने तो सीधे प्रलय और कयामत की घोषणाएं कर दी। ये घर मेरे दादाजी के जमाने की पुश्तैनी संपत्ति है। इसकी दीवारें और छत इतनी मजबूत है कि कितनी भी बारिश आ जाए इसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ रागिनी, तुम तो हमेशा बात का बतंगड़ बना देती हो। हल्की सी बूंदाबांदी है, बाहर सुहाना मौसम हो रहा है और तुम घर का वाटरफॉल बता रही हो। थोड़ी सी बूंदे टपक भी गई तो कौन सा आसमान टूटकर तुम्हारे सिर गिर गया? जी आप तो बिल्कुल चुप ही रहिए। आपको क्या पता, पिछली बार इस बारिश के कीचड़ और सीलन के चक्कर में मेरी पूरी कमर टूट गई थी सुबह से शाम तक पोछा लगाते लगाते। अभी तो ये जून की शुरुआत की बस एक छोटी सी बारिश हुई है और असली मानसून तो अभी आने वाला है। आज सुबह ही मैंने टीवी पर न्यूज में देखा था। न्यूज में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ दिखाया था कि अगले 10-12 दिन में मानसून पूरी रफ्तार से शहर में दस्तक दे देगा। क्या सिर्फ 10-12 दिन बचे? हे भगवान, मेरे अचार पापड़ के बिजनेस का क्या होगा बहू? वही तो मैं समझा रही हूँ सब लोगों को। सोचो, जब असली मानसून अपनी पूरी ताकत से आएगा तब हमारा क्या हाल होगा। हम कैसे रहेंगे इस घर में? कैसे खाना बनेगा जब किचन की छत टपकेगी? कैसे क्या काम करेंगे हम लोग? मम्मी जी, मैं साफ शब्दों में बता रही हूँ, अगर इस घर का तुरंत कोई इंतजाम नहीं किया गया तो कहूँ तो मैं अभी इसी वक्त अलमारी से अपना बचा कुचा सामान निकाल लेती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ और सीधे अपने मायके चली जाती हूँ। हैं? मायके चली जाती हूँ? बात बात पर ये मायके का ब्रह्मास्त्र निकालना बंद कर दे रागिनी। क्या तेरे मायके के ऊपर कोई विशेष छतरी लगी है? क्या वहां बारिश नहीं होती? मैं खुद इस सीलिंग और टपकते पानी से बुरी तरह पक चुकी हूँ। मेरा जो सहेलियों के बीच छोटा मोटा अचार पापड़ का साइड बिजनेस चलता है, पिछली बार भी तो उसकी वजह से मेरा कितना भारी नुकसान हुआ था। सारे के सारे पापड़ ऐसे सिल गए थे। पापा जी, अब मेहरबानी करके कोई दूसरा मकान ले लीजिए ना। मैं इस टपकते हुए मकान में रहकर रोज रोज अपनी जान हथेली पर लेकर नहीं घूम सकती। और ये मकान अगर इस तरफ पहली बौछार में टपक रहा है तो क्या पता आगे जब ज्यादा तेज आंधी तूफान आ जाए, बिजली कड़के, तो ये कमजोर छत ही नीचे ढह जाए और हम सब सोते सोते मलबे के नीचे दबकर मर जाए। अरे चुप कर बहू, जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। सुबह सुबह ऐसा अशुभ और डरावना मत बोल। माधव, माधव, देख तेरी बीवी क्या डरावनी कहानियां सुना रही है। क्या सच में हमारी जान को इस घर में इतना बड़ा खतरा है? अरे ये तो बेवकूफ है पापा। अच्छा जी, मैं बेवकूफ हूँ? अच्छा बाबा, अच्छा, शांति रखो सब लोग। क्यों सुबह सुबह घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है? चाहती क्या हो तुम दोनों? आखिर साफ साफ शब्दों में बताओ, क्या करना है इस वक्त? करना क्या है? तू तो बिल्कुल भोला बन जाता है माधव। सीधे जाओ और बाहर कोई अच्छा सा नया फ्लैट देखो जल्दी से। जब तक ये 4 महीने का मानसून निकल नहीं जाता तब तक हम किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं
और हमारे जाने के बाद पीछे से इस पुराने घर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रिपेयर करवाते हैं, ताकि अगली बार से ये नौबत ना आए। मम्मी, जो आप कह रही हो ना, आपको उसका रत्ती भर भी अंदाजा है? बारिश आने में सिर्फ 10 दिन बाकी है। इस मुंबई जैसे शहर में इतनी जल्दी नया किराए का फ्लैट मिलना और फिर इस पुराने घर की मरम्मत शुरू करवाना, ये दोनों काम एक साथ इतने कम समय में कैसे मुमकिन है? मुमकिन तो आपको करना पड़ेगा माधव जी, वरना मैं तो चली मायके। हम तुरंत किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, पर इसको भी तो हमें ठीक कराना ही पड़ेगा ना, अपने घर को। अगर हमने इस घर को अभी इसी वक्त ठीक नहीं कराया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो इस बार बारिश के बाद ये और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसकी नींव कमजोर हो जाएगी, फिर तो ये रहने लायक भी नहीं बचेगा, भूतिया बंगला बन जाएगा। रोहित, ओए रोहित, कहाँ मर गया सोतुराम? इधर आ जल्दी दौड़कर। क्या हुआ पापा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी गाड़ी तो ठीक है ना? तेरी उस खटारा बाइक को गोली मार, इधर हमारे सिर पर घर गिरने वाला है और तुझे अपनी बाइक की पड़ी है। मेरे साथ चल अभी इसी वक्त। हमें पूरे इलाके में घूमकर लेबर और मिस्त्री ढूंढने जाना है। आनन फानन में जैसे भी हो काम शुरू करवाना पड़ेगा। माधव, तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और सीधे फ्लैट ढूंढने निकल जा, हम मिस्त्री लेकर आते हैं। देखो जग्गू भाई, काम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी का है। मानसून आने में मुश्किल से 10 दिन बचा है, बल्कि समझो उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। ये जो छत का टपकना है और दीवारों की ये जो गंदी सीलन है, ये 10 दिन के अंदर एकदम जादू की तरह गायब हो जानी चाहिए। काम बहुत ज्यादा भारी है बाबूजी। जितना आपने ऊपर ऊपर से देखा है, बीमारी उससे कहीं ज्यादा अंदर तक है। पूरी छत ऊपर से उखाड़नी पड़ेगी, नया केमिकल डालना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बात बनेगी। और आप कह रहे हो सिर्फ 10 दिन? असंभव, नामुमकिन। हमारे पास पहले से बहुत सारे काम है, बिल्कुल टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अरे जग्गू भाई, ऐसे मत बोलो यार, थोड़ा तरस खाओ हमारे भोले परिवार के ऊपर। आप ऐसा करो, 4 की जगह 8 लेबर लगा दो, दिन रात एक कर दो, पर कैसे भी करके 10-15 दिन में ये काम खत्म करो। हमारी भाभी ने घर में ऐसा भयंकर कलेश मचा रखा है कि अगर घर ठीक नहीं हुआ तो वो सीधे मायके भाग जाएंगी और फिर हम सब भूखे मर जाएंगे। देखो रोहित भाई, दुनिया का दस्तूर है, जल्दी का काम, वो भी अच्छा तो पैसा भी ज्यादा। अगर आपको इतनी जल्दी है और 10-15 दिन में पूरा काम चकाचक खत्म चाहिए, तो हमारा सीधा सा नियम है, नॉर्मल चार्ज से बिल्कुल डबल चार्ज लगेगा। लेबर रात के अंधेरे में भी टॉर्च जलाकर काम करेंगे, उसका ओवर टाइम का पैसा अलग से लगेगा। अब बोलो, हमारी ये शर्त मंजूर है या फिर हम अपना झोला उठाए? डबल चार्ज? अरे ओ जग्गू, तू तो सीधे मेरी खाल खींचने पर उतारू हो गया। कुछ तो शर्म कर, थोड़ा तो कम कर। हम कोई टाटा बिरला है क्या? तो फिर रहने दीजिए ना दीनदयाल साहब, आराम से इस बार की बारिश में अपनी छत पर रंग बिरंगी छतरी लगाकर बैठिएगा और नीचे बाल्टी थामे रहिएगा। हम तो चले, हमारे पास और भी बहुत काम है। अरे रुको 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 भाई जग्गू, इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? ठीक है भाई, चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम कल सुबह से ही अपनी पूरी पलटन लेकर आ जाना। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, ये क्या कबाड़ खाना दिखा रहे हो आप मुझे? ये कोई इंसानों के रहने का फ्लैट है या कबूतरों का दड़बा? इस छोटे से 1 BHK डिब्बे जैसे फ्लैट का किराया आप मुझे इतना ज्यादा बता रहे हो? अरे इसमें तो ठीक से सूरज की रोशनी भी नहीं आती, बंदा दम घुट कर मर जाए। अरे माधव साहब, आप तो कमाल करते हैं। अब अभी तक मुंबई शहर को समझे ही नहीं है। ये माया नगरी है बॉम्बे साहब, बॉम्बे। यहाँ जमीन सोने के भाव बिकती है। इस जून के महीने में जब सबको शिफ्टिंग करनी होती है, इतनी आसानी से कोई फ्लैट खाली नहीं मिलता। अगर आपको इतनी जल्दी है और वो भी आलीशान जगह चाहिए तो जरा अपना बजट भी ढीला कीजिए। कितना महंगा? शर्मा जी, जो भी है साफ साफ बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं यहाँ गलियों के चक्कर काटता फिरूं। ज्यादा नहीं साहब, बस 40,000 महीना किराया लगेगा और साथ में 5 महीने का एडवांस डिपॉजिट आपको अभी कैश देना पड़ेगा। 40,000 महीना किराया? शर्मा जी, इतने रुपए में तो हमारे गांव में लोग पूरा का पूरा नया घर बसा लेते हैं। लेकिन अगर खाली हाथ घर वापस गया तो औरतें जीने नहीं देंगी। ठीक है शर्मा जी, ज्यादा लंबी कागजी कार्रवाई छोड़ो, ये लो पैसे और मुझे इस घर की चाबी दे दो। हम परसों सुबह ही सारा सामान लाद कर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। 2 दिन बाद। रागिनी, अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक मिल गई होगी। इस नए फ्लैट का किराया 40,000 महीना है, पता भी है तुम्हें? मेरी इस पूरे साल की जितनी भी जमा पूंजी और सेविंग्स थी ना, वो सब इस शिफ्टिंग, एडवांस डिपॉजिट और ब्रोकर के कमीशन में एक झटके में स्वाहा हो गई। हमारा पूरा बजट ऐसा बिगड़ा है कि अब अगले कई महीनों तक हमें सिर्फ नमक रोटी पर गुजारा करना पड़ेगा।
अरे छोड़ ना माधव बेटा, तू क्यों सुबह सुबह अपना खून जला रहा है? जान है तो जहान है, पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ की मेल है, आज है कल फिर आ जाएगा। कम से कम हमारा वो पुराना घर इस बहाने हमेशा के लिए ठीक तो हो जाएगा। जब जग्गू मिस्त्री वहां का काम खत्म कर देगा तो हम वापस अपने महल में चले जाएंगे। हाँ रोहित, क्या अपडेट है वहां का? काम कहाँ तक पहुंचा? जग्गू मिस्त्री ने छत का काम पूरा किया कि नहीं? भाई क्या बताऊं आपको, यहाँ तो रोज सुबह एक नया स्यापा निकल कर सामने आ रहा है। जग्गू मिस्त्री ने जैसी छत उखाड़ी, उसके नीचे की दीवारें देखी और अब बोल रहा है कि सालों की सीलन की वजह से किचन के अंदर की जितनी भी महंगी लकड़ी थी वो पूरी तरह सड़ चुकी है। मिस्त्री बोल रहा है ये लकड़ी अब किसी काम की नहीं रही, इसे तुरंत निकालना पड़ेगा और इसकी जगह दूसरी नई लकड़ी लगानी पड़ेगी, यानी पूरे किचन का सामान, कैबिनेट्स और पूरा सेटअप ही बदलना पड़ेगा। क्या पूरा किचन का सामान बदलना पड़ेगा? जग्गू का दिमाग खराब हो गया क्या? हमने तो उसे सिर्फ ऊपर की छत ठीक करने का ठेका दिया था, वो पूरे घर को क्यों तोड़ रहा है? किचन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बाथरूम का हाल तो उससे भी बदतर है। दीवारों के अंदर की पाइपलाइन अंदर ही अंदर सालों से लीक हो रही थी, जिसकी वजह से नीचे की दीवारें पूरी तरह गल चुकी है। अब प्लम्बर को भी बुलाना पड़ गया है। मिस्त्री कह रहा है कि बाथरूम की पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी और वहां सब नई टाइल्स मंगानी पड़ेगी, तभी जाकर काम आगे बढ़ेगा। जग्गू ने टाइल्स और प्लम्बर का ऐसा लंबा चौड़ा बिल बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया है। हे भगवान, ये हमारे घर की मरम्मत हो रही है या हम अंबानी का एंटीलिया दोबारा बना रहे हैं? मेरा तो दिवाला निकल जाएगा इस बार। 15 दिन बाद। क्या रे रोहित, आज तेरे कॉलेज की कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं थी क्या? और तू इतनी जल्दी मुंह लटका ही यहाँ क्यों चला आया? वहां मिस्त्री के पास कौन खड़ा है? पापा मेहरबानी करके आप तो मुझसे मेरी पढ़ाई और कॉलेज का नाम ही मत लीजिए। आपने मुझे जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी ना, पुराने घर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो सब मुझे ही तो देखना है। और उस जिम्मेदारी के चक्कर में मेरे कॉलेज की सेमेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्लासेस और 2 बड़े लैब एग्जाम्स पूरी तरह से छूट गए। आज कॉलेज गया था तो प्रोफेसर ने साफ साफ बोल दिया, तुम्हारी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है कि तुम्हें फाइनल एग्जाम में बैठने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। अरे देवर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? परिवार के लिए थोड़ा बहुत त्याग और बलिदान तो करना ही पड़ता है ना। देखो हमारा पुश्तैनी घर अब कितना मजबूत और सुंदर बन रहा है। भाभी अब तो मेहरबानी करके इस त्याग और बलिदान के प्रवचन मुझसे मत ही बोलिए। इस अचानक आई शिफ्टिंग के चक्कर में आपके खुद के बच्चों का स्कूल में जो बैंड बजा है, उसका कुछ अता पता भी है आपको, या आप बस यहाँ एसी में बैठकर रील्स देख रही हैं? मेरे बच्चों को क्या हुआ? वो तो अंदर कमरे में आराम से वीडियो गेम खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं वो तो। हाँ, वो तो खुश होंगे ही ना, क्योंकि पिछले 20 दिनों से उनका स्कूल जाना पूरी तरह से बंद है। इसकी प्रिंसिपल मिली थी आज, पूछ रही थी 20 दिन हो गए आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए, क्या आपने उनका नाम कटवा दिया है? ओफो, मैंने स्कूल के ग्रुप में मैसेज तो डाल दिया था, जरा सा हमारे घर में बारिश की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने अपना सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट किया है और इन सब पारिवारिक वजहों से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? भाभी प्रिंसिपल बोल रही थी कि घर की बारिश की तैयारी चल रही है, ये दुनिया का सबसे वाहियात और बकवास बहाना है। बच्चों का नया साल शुरू हुआ है, शुरुआत का साल है, उनकी पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें छूट रही है। बच्चों का पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान हो गया, इसकी आपको कोई चिंता ही नहीं है? माधव, अरे ओ माधव, जरा इधर आ बेटा, जरा इस डायरे के आंकड़ों पर नजर मार। ये देख, जग्गू मिस्त्री का एडवांस बिल, लेबरों का रात का डबल चार्ज, किचन की नई महंगी लकड़ी, बाथरूम की नई इटालियन टाइल्स, प्लम्बर की मजदूरी, सीमेंट और वो विदेशी केमिकल का खर्चा, और साथ में इस नए घर का 5 महीने का एडवांस और ये भारी किराया। सब कुछ जोड़ जाड़ कर अब तक हमारे बैंक अकाउंट से पूरे 10 लाख साफ हो चुके हैं। क्या पूरे 10 लाख उड़ गए? पापा इतने रुपयों में तो हम किसी अच्छे इलाके में नए फ्लैट की डाउन पेमेंट कर देते। हम तो पूरी तरह से रास्ते पर आ गए पापा। मेरा बैंक अकाउंट पूरी तरह से नील बट्टा सन्नाटा हो चुका है, कंगाली छा गई हमारे ऊपर। अरे छोड़ो ना माधव बेटा, अब जो पैसा लग गया सो लग गया, पानी की तरह बह गया तो बह गया। पैसा तो आता जाता रहता है ना। कम से कम अब जब असली भयानक मानसून आएगा तो हम सब इस आलीशान नए फ्लैट में और अपने उस मजबूत पुश्तैनी घर में शांति से तो रह पाएंगे। हाँ मम्मी जी, आप एकदम 100% सच कह रही हैं। अब आए कितनी भी भयानक बारिश, आए तूफान, हम तो पूरी तरह से तैयार है भाई। 10 लाख रुपए लगे तो लगे, क्या हुआ, हमारी जान और हमारे सामान की सेफ्टी सबसे पहले है। अगली शाम।
हे भगवान, ये क्या हो गया? पापा जी, माधव जी, जल्दी से टीवी स्क्रीन देखिए, बहुत बड़ी न्यूज आई है। अब क्या हुआ? क्या इस नए फ्लैट के भी छत अभी से टपकने लगी? अरे आप लोग मेरी बात सुनिए तो सही, जरा इस टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज को अपनी आंखों से देखिए। जी हाँ दर्शकों, इस साल का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उलटफेर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अभी अभी साफ कर दिया है कि मुंबई और उसके आसपास के तमाम इलाकों में मानसून इस बार अपने तय समय से पूरे 25 दिन लेट आएगा। अल नीनो के खतरनाक प्रभाव के कारण इस साल का मानसून बेहद कमजोर और सुस्त रहेगा। पूरे 4 महीनों में सिर्फ नाम मात्र की हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही देखने को मिलेगी। भारी बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मुंबई वासियों को इस बार बारिश की जगह भयंकर सूखे का सामना करना पड़ सकता है। पूरे 25 दिन लेट, और वो भी सूखा मानसून, यानी कि जो 2 बूंद जून की शुरुआत में मेरे सिर पर और मम्मी के अचार पर गिरी थी, वो कोई मानसून नहीं था। डूब गए हमारे पूरे 15 लाख रुपए। डुबा दिया इस बहू के ड्रामे ने मुझे। 10 लाख रुपए उस लुटेरे जग्गू मिस्त्री को घर की मरम्मत के नाम पर दे दिए, और बाकी के 5 लाख इस महंगे फ्लैट के एडवांस और किराए में फूंक दिए। और यहाँ आसमान में बारिश का एक कतरा तक नहीं है। हमारी तो जीवन भर की पूरी गाढ़ी कमाई पानी में चली गई, और वो भी बिना पानी के ही बह गई। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया। रागिनी, रागिनी की बच्ची, ये सब ना सिर्फ और सिर्फ तेरी इस मनहूस जुबान और तेरे इस ड्रामे की वजह से हुआ है। मम्मी जी, छत गिर जाएगी। मम्मी जी, हम सब मलबे में दब कर मर जाएंगे। मम्मी जी, मैं तो अभी मायके चली जाऊंगी। तेरे इसी 24 घंटे के कलेश और नाटंकी के चक्कर में आकर हमने घबराहट में उस चालाक मिस्त्री को डबल पैसे दे दिए। उफ़ मम्मी जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो सारा ठिकरा मेरे ही सिर पर फोड़ देती है। मैंने तो टीवी पर मौसम विभाग की वो पुरानी वाली न्यूज देखी थी, जिसमें उन्होंने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। और मेरी जो कॉलेज की इतनी इम्पोर्टेंट क्लासेस छूट गई, मेरा करियर दांव पर लग गया, उसका हर्जाना कौन भरेगा भाभी? और मेरा जो बैंक बैलेंस आज की डेट में बिल्कुल 0 हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब अगले पूरे 6 महीनों तक हम सब इस महंगे और आलीशान फ्लैट में खाली बैठे रहेंगे, इसके एसी की हवा खाएंगे और हर महीने बिना बात के 40,000 की मोटी किस्त और किराया भरेंगे। और बाहर खिड़की से इस सूखे बिना बारिश वाले आसमान को देखकर अपना सिर पटेंगे। लुट लिया हमें इस झूठी बारिश ने, डुबा दिया हमारे 15 लाख। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, लेकिन जब एक ही घर में बात 2-2 शादियों की हो तो क्या होगा? ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसमें दोनों बच्चों की शादी एक ही साथ होती है। आइए देखते हैं। घर का लिविंग रूम, दोपहर का समय। मोहन जी पौधों में पानी दे रहे हैं और रमा देवी जी तुलसी में जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से धड़-धड़ की आवाज होती है। हे भगवान, इतनी जोर से कुंडी कौन खटखटा रहा है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई सुबह सुबह? घबराओ मत रमा, पूरे खानदान में इतनी जोर से दरवाजा पीटने की ताकत और हक सिर्फ एक ही इंसान का है, हमारी कुंजा जीजी में। रमा देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुंजा यानी बुआ जी हांफते हुए लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए अंदर घुसती है। अरे ओ रमा, ओ भैया, जल्दी आओ सबके सब। आज तो तुम्हारी इस जिज्जी ने वो काम कर दिखाया है कि पूरे खानदान के भाग्य के ताले एक साथ खुल गए हैं। जल्दी से मुंह मीठा कराने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ कुंजा, जरा सांस तो ले लो। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे, जो इतनी खुश नजर आ रही हो? अरे राम झूठ ना बुलाए। अरे खजाना तुम्हारे बच्चे को मिला है भैया। किशोर और नेहा दोनों के लिए शहर के 2 सबसे बड़े खानदानी और इज्जतदार घरों से रिश्ता लेकर आ रही हूँ मैं। अरे शहर के मुरलीधर के बेटे रोहित के साथ अपनी नेहा का रिश्ता पक्का समझो। इंजीनियर है लड़का, और बेटे रोहित का रिश्ता पक्का समझो। हमारी बेटी राज करेगी, और हमारे किशोर का कांता प्रसाद जी है ना, उनकी बेटी रिया का रिश्ता तय किया है। पढ़ी लिखी, सुंदर और बेहद सुशील लड़की है। अरे जीजी, रिश्ते तो बहुत बड़े हैं, पर इतने बड़े खानदान वाले? हम ठहरे मामूली मिडिल क्लास लोग, उनका रहन सहन सब कुछ बहुत अलग होगा, और हमारी उतनी हैसियत नहीं है।
अरे रमा, तुम चिंता क्यों करती हो? राम झूठ ना बुलाए, दोनों ही परिवार बहुत ही सीधे और भले संस्कारी है। अरे रोहित के पिता ने तो साफ कह दिया है कि उन्हें सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। और रिया के पिता कांता प्रसाद जी भी बहुत ही शरीफ और सीधे इंसान हैं। उन्हें अच्छा होनहार दामाद चाहिए, बाकी सब तो उनके पास है ही। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमा, अगर वो लोग इतने भले हैं, हमें भी दोनों रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। कल ही हम दोनों परिवार वालों से रिश्ते की बात करके नेहा और किशोर का रिश्ता पक्का कर देंगे। अब नेहा और किशोर भी वहीं होते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर वो भी शर्मा जाते हैं। राम झूठ ना बुलाए, दोनों तो दोनों कैसे शर्मा रहे हैं अपनी शादी की बात सुनकर। अगले ही दिन मुरलीधर जी अपने बेटे रोहित के साथ नेहा के घर रिश्ता पक्का करने जाते हैं। आइए आइए मुरलीधर जी, आइए रोहित बेटा, हम तो धन्य हो गए हैं। तभी नेहा चाय की ट्रे लेकर आती है। ये रही हमारी नेहा बिटिया। मोहनदास जी, बुआ जी ने आपके बच्चों के संस्कारों की इतनी तारीफ की थी कि हमसे रहा नहीं गया। हमें कोई दिखावा या रुपया पैसा नहीं चाहिए। हमें आपकी बेटी नेहा पसंद है, उसे हम अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाना चाहते हैं। नेहा शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है। रोहित को नेहा भी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, राम झूठ ना भुलाए, हमारे नेहा और रोहित की जोड़ी तो क्या खूब जच रही है। अरे तो देर किस बात की, दोनों परिवार वाले मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का करो। फिर रोहित और नेहा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। अब ठीक 2 दिन बाद किशोर के घर वाले मोहनदास, रमा देवी, बुआ जी, नेहा सब साथ में रिया के घर पहुंचते हैं और उनकी बेटी रिया का हाथ अपने किशोर के लिए मांगते हैं। हमें आपकी बेटी रिया बहुत पसंद है। हम अपने बेटे किशोर का रिश्ता आपकी बेटी रिया के साथ करना चाहते हैं। अरे मोहनदास भाई साहब, मैं तो एक मामूली नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ। मेरी बेटी रिया बहुत खुशकिस्मत है कि उसे किशोर जैसा होनहार जीवन साथी मिल रहा है। मैं अपनी हैसियत के हिसाब से बिल्कुल सादगी से अपनी बेटी को विदा करूंगा। प्लीज अंकल, आप हाथ मत छोड़िए। रिया की सादगी ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा शगुन है। हमें आपकी हैसियत से नहीं, हमें रिया चाहिए। जब रिया किशोर के मुंह से अपने पिता के लिए इतना सम्मान सुनती है तो वो आदर और गहरे जुड़ाव से किशोर की तरफ देखने लगती है। किशोर भी रिया की आंखों में अपने लिए सच्चा आदर देखता है और मुस्कुरा जाता है। अब बुआ जी कहाँ पीछे रहने वाली थी, दोनों रिश्ते वो ही लेकर आई थी। खुशी के मारे वो फूले नहीं समाती। अरे वाह, राम झूठ ना बुलाए, दोनों परिवारों का मिलन तो बड़ा लाजवाब हुआ। अब देरी किस बात की, अरे भाई जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। फिर किशोर रिया एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सभी घर वाले खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का करते हैं। दोनों रिश्ते बेहद सादगी और सम्मान से धूमधाम से पक्के हो जाते हैं। फिर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी पंचांग खोलकर बैठे होते हैं। बुआ जी, रमा देवी, मोहनदास और किशोर, नेहा सब उत्सुकता से बैठे हैं। मोहनदास जी, बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग चल रहा है। 2 महीने बाद 1 तारीख को बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। अगर इस दिन दोनों बच्चों की शादी एक ही मंडप में हो जाए तो दोनों का जीवन बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। अरे वाह पंडित जी, मजा ही आ गया। राम झूठ ना बुलाए, भैया रिश्ता तो दोनों बच्चों का पक्का हो ही चुका है। अब इसी 1 तारीख को शादी का दिन भी शुभ समझो। मैं अभी फोन करके दोनों परिवारों को खुशखबरी दे देती हूँ। रमा देवी अचानक मोहनदास की तरफ देखती है। मोहनदास का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। वो बहुत असहज दिख रहे हैं और उनके माथे पर पसीना आ जाता है। नहीं पंडित जी, ठहरिए। अब 1 तारीख बहुत जल्दी नहीं है। अरे कोई जल्दी नहीं है, शादी ब्याह का मामला है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, नहीं तो ऊंच नीच होने में टाइम नहीं लगता। अब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और शादी का दिन भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं था। मोहनदास और रमा, सुनो जी, शादी में सिर्फ अब 1 ही हफ्ता बचा है, देखते हैं क्या होता है। अब शादी में सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था और तभी सुबह सुबह बुआ जी को घर बुलाया जाता है और शादी की डेट आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्या जल्दी है? अरे भैया, हम दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का हो गया है, दोनों तरफ के लोग तैयार है, बच्चे खुश है, तो फिर ये तारीख आगे बढ़ाने की क्या बात हुई? लोग क्या कहेंगे? नहीं कुंजा, बात वो नहीं है। इतनी जल्दी शादी 5 महीने बाद सही रहेगी ना? अभी गर्मियों का मौसम भी है और ज्यादा जल्दबाजी सही नहीं है। तभी किशोर और नेहा ने कहा, लेकिन पापा 5 महीने बाद क्यों? जब सब कुछ ठीक है, हमारा रिश्ता भी पक्का हो चुका है, तो 5 महीने तक शादी को लटकाने का क्या मतलब है? किशोर बेटा,
अब तेरे पापा जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे ना। शादी 5 महीने बाद ही होगी तो 5 महीने बाद ही होगी, बस बात खत्म। अब नेहा और किशोर का मुंह लटक जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके माता पिता शादी में देरी क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ही शादी के 5 महीने होते हैं, मोहनदास रमा देवी फिर से शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। शादी की तारीख आगे बढ़ाने से नेहा, किशोर, रोहित, रिया बेहद दुखी होते हैं और बाहर मिलते हैं। नेहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पापा भी हैरान हैं। जब हमने साफ कह दिया है कि हमें कोई तामझाम या रुपया पैसा या दान दहेज नहीं चाहिए, तो फिर अंकल शादी को 5 महीने आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? समाज में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। रोहित, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ टेबल पर रिया और किशोर भी बैठे होते हैं। किशोर, मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। वो तो कल रात बहुत परेशान थे, उन्हें डर है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। जब सब तय था तो आपके घर वाले शादी क्यों टाल रहे हैं? क्या वजह है? कहीं वो दहेज लेना तो नहीं चाहते? तुम्हें तो सब पता है ना हमारे घर के हालात, और फिर तुम्हारे घर वालों ने ही तो कहा था कि उन्हें कोई दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। रिया, प्लीज तुम रोना बंद करो और अंकल से कहना कि वो परेशान ना होए। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अब रात का समय होता है। दोनों भाई बहन नेहा और किशोर घर की छत पर खड़े होते हैं। दोनों के दिलों में गुस्सा और बेचैनी होता है। भैया, थोड़ा दिमाग लगाइए, मेरी शादी जहाँ पक्की हुई है उनका घर बहुत बड़ा है और वो बहुत अमीर भी है। कहीं माँ पिताजी मेरी शादी में दहेज ना देना पड़े, इसलिए तो शादी टाले नहीं चाह रहे। और मेरी मंगेतर रिया के घर वाले तो वो बेचारे गरीब है, उसके पिताजी एक मामूली प्राइवेट नौकरी करते हैं। रिया के घर वालों के पास तो देने के लिए दहेज कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं रिया के घर वालों से जो दहेज मिलेगा उसी से वो तेरी शादी में दहेज लेना चाहते हो, इसलिए तो कहीं शादी आगे बढ़ा रहे हो? मुझे मम्मी पापा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे मम्मी पापा से ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी। ना दहेज लेना है ना देना है का सिर्फ दुनिया के सामने ढोंग कर रहे थे वो लोग। मैं कल सुबह ही मम्मी पापा से इस बारे में सीधे बात करूंगा। उधर दूसरी तरफ रमा और मोहनदास कुछ हिसाब जोड़ रहे होते हैं। रमा, अचानक शादी की तारीख आगे बढ़ाने से कहीं बच्चे हमें गलत ना समझ बैठे। जिसे जो समझना है समझने दो। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। नेहा के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं और रिया के घर वालों की इतनी हैसियत नहीं है। हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे पास इनके सिवा कोई और भी रास्ता तो नहीं है। तुम सही कह रहे हो रमा, यही सही होगा और इसमें कोई गलत नहीं है। जो कर रहे हैं वो दोनों परिवारों की भलाई के लिए ही है। अब जिसे जो समझना होगा समझे। पर इस तरह बार बार शादी की तारीख कब तक आगे बढ़ाते रहेंगे? बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अब सुबह का समय होता है। मोहनदास उदास होकर पौधों में पानी दे रहे होते हैं और रमा तुलसी में पूजा करने के बाद जल चढ़ा रही होती है। तभी किशोर और नेहा वहां आते हैं। पापा, मुझे आपसे और मम्मी से एक सीधी बात करनी है। अब हमें बहानों के पीछे छुपाना बंद करो। हमें बहानों के पीछे छुपना पसंद नहीं है। हमारे गले से खाना नहीं उतरेगा। मम्मी, पहले ये बताइए कि आप हमारी शादी में देरी क्यों कर रही है? क्या इसलिए कि रिया के घर वाले आपके मुताबिक दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप हमारी शादी टाले जा रही है? और मेरे ससुराल वालों को दहेज देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरी शादी भी रोकी जा रही है, यही बात है ना? नेहा, ये क्या बदतमीजी है? अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में ऐसा घटिया सोच रही है तू? नेहा सही कह रही है मम्मी। आप इसी सोच के लिए हम दोनों के बने बनाए रिश्तों को दांव पर लगा रही हैं। किशोर, ये क्या बदतमीजी है? तू किस तरह से और किस लहजे में बात कर रहा है? भूल गया हम तेरे माँ बाप हैं? तभी रमा रोते हुए अपने कमरे की अलमारी से एक डायरी निकालकर नेहा और किशोर के सामने रखती है। ये ले किशोर, देखो इसे, देख अपनी इस लालची माँ और इस लालची बाप का कच्चा चिट्ठा। पढ़ इसमें क्या लिखा है, एक एक हिसाब तुम्हारी शादी का। किशोर झिझकते हुए डायरी उठाता है। डायरी में पिछले 5 सालों का हिसाब लिखा था। नेहा की शादी का सारा हिसाब, क्या देना है, कपड़े गहने सब, और ये बहू रिया के लिए जेवर कपड़े सब हिसाब, क्या क्या देना है। किशोर, नेहा, तुम दोनों को लगा कि तुम्हारी माँ दहेज के लिए शादी टाल रही है। अरे ना समझो, हम तो खुद लड़की वालों से हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि हमें एक पैसा दहेज नहीं चाहिए। हम कभी दहेज लेना ही नहीं चाहते थे। किशोर बेटा, नेहा के मंगेतर के पापा ने भले ही मुंह खोलकर दहेज नहीं मांगा, पर समाज को जानते हो ना तुम, रोहित के घर वाले बहुत अमीर है। कल को जब मेरी बेटी बिना सामान के, गहने के, जेवर के खाली हाथ उनके घर जाएगी तो लोग समाज क्या उसे ताना नहीं देंगे? हम ही जानते हैं कि हमने पिछले 2 सालों से सूखी रोटी खाकर एक एक पाई पाई पैसा इसलिए जोड़ा है कि ताकि हम अपनी तरफ से अपनी बेटी नेहा को मान सम्मान के साथ विदा कर सके।
और रही रिया के घर वालों की बात, वो गरीब है, हमसे बेहतर कौन समझता है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम तो लड़के वाले हैं ना बेटा, क्या हम अपनी बहू रिया को खा लिया तो अपने घर ले आएंगे? कल को दुनिया कहती कि गरीब की बेटी है इसलिए ससुराल में इसे कोई गहना जेवर कपड़ा नहीं मिला, इसलिए पैसे जोड़ रहे थे ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये सब उसके मायके वालों ने दिया है, ताकि हमारी बहू रिया को यहाँ कोई कमी महसूस ना हो सके। अरे, हमने बस पंडित जी से इसलिए 1 साल का समय मांगा था ताकि तुम दोनों की शादी के लिए पैसा जमा कर पाए। तेरे पिताजी दिन रात जी तोड़ के मेहनत करते थे, एक एक पैसा जमा कर रहे थे ताकि तुम दोनों की शादी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ जाए। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अब ये सुनते ही नेहा और किशोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपने ऊपर खुद शर्म आ रही होती है। मम्मी पापा प्लीज हमें माफ कर दो, हमें गलतफहमी हो गई थी। नेहा भी रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है। प्लीज मम्मी, अपनी इस नासमझ बेटी को माफ कर दो। आप दोनों अकेले ये सब सहते रहे और हमें भनक तक नहीं लगने दी। आप दोनों दिन रात इस बोझ तले घुटते रहे। अब ये बोझ हम आपको झेलने नहीं देंगे। हम अपनी शादी का खर्चा खुद उठाएंगे। नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। नहीं पापा, अब ये जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं है, हमारी है। अपनी शादी का एक एक पैसा मैं खुद अपनी मेहनत की कमाई से दूंगी। आप दोनों ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया और हम क्या समझ बैठे। प्लीज हमें माफ कर दो। हम दोनों भाई बहन मिलकर अपनी शादी का सारा खर्चा उठा लेंगे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तभी बुआ जी वहां आ जाती है और वो बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और सुनकर उनकी आंखों से आंसू झलक आते हैं। वाह रे भैया, तुम तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। चलो अब ये रोना धोना बहुत हुआ, बंद करो। सब बच्चे खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, फिर देर किस बात की। राम झूठ ना बुलाए। मैं अभी पंडित जी के पास जाकर शादी की तारीख निकलवाती हूँ। अरे अब तो खुश हो जाओ सब। फिर कुंजा बुआ दौड़कर पंडित जी से जाकर शादी की तारीख निकलवाती है। नेहा और किशोर दोनों अपनी शादी के लिए एक एक पैसा जोड़कर सब इंतजाम करते हैं। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है और बिना दिखावे बिना दान दहेज के एक ही मंडप में किशोर और रिया एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। दूसरी ओर नेहा रोहित से फेरे लेती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बच्चों ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस दिन के लिए हमने कितने सपने सजा कर रखे थे, आज बच्चों ने साबित कर ही दिया। हम अपने बच्चों पर नाज करते हैं, क्यों रमा? हाँ जी, भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया। फिर नेहा और किशोर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों परिवार वाले एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी खुशी शादी संपन्न हो जाती है। कहते हैं ना, रिश्ते सौदेबाजी दिखावे से नहीं चलते, वो तो प्यार मान सम्मान से चलते हैं।